तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ और दुनिया समझ रही थी मेरी कश्ती भंवर में है। बच्चों, अगर मुझसे कोई पूछे कि कमज़ोर इंसान कौन है? तो मेरा उसको एक जवाब होगा, जिसका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आत्मनियंत्रण नहीं है, वही कमज़ोर इंसान है। दुनिया में तुमको कई तरह के लोग मिलते हैं। 2 तरह के लोगों पे मैं बात कर लेता हूँ। एक तो जब आप कुछ अच्छा करते हो, तो आपकी सराहना करते हैं, आपको एप्रिशिएट करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरे ऐसे लोग होते हैं, जब आप आगे बढ़ते हो, तो वो कहीं न कहीं आपके ऊपर तंज करेंगे, आपको डिमोरलाइज़ करेंगे, आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है। आप अपने सराउंडिंग में ही देख लो, अपने रिश्तेदारों में ही देख लो, तो कहीं न कहीं ऐसा मिल जाएगा कि कुछ रिश्तेदार आपके ऐसे होंगे, अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें वो सपोर्ट करेंगे आपको, ठीक है ना? जितना उनसे हो सकता है, वो करते हैं। काफ़ी अच्छे लोग हैं ये। कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे, जो अगर आप जो है थोड़ा भी कहीं कमी है, तो हमेशा उस कमी पे नज़र होगी उनकी कि अरे! इतना कम नंबर लाया, अरे! ऐसे कैसे होगा? बहुत सारी बातें जो है आपको डिमोरलाइज़ करने वाली करेंगे। तो बेटा, मेरा ये कहना है कि आप कभी भी किसी को बातों से जवाब मत दिया करो। बातों से अपने बोल करके जवाब मत दिया करो, अपना सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर रखा करो। यही मजबूत इंसान की निशानी है। अब देखो, जो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी हेल्प कर दे रहे हैं तुम्हारी मुसीबत में, वो भी अच्छे हैं। और जो तुम्हारे ऊपर मतलब हमेशा तंज करते हैं या तुमको डिमोरलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, वो उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। दोनों की इज़्ज़त किया करो। क्यों अच्छे हैं सर? वो तो हमारी बुराई करते हैं। वो तो हमारे माँ-बाप से हमारी हमेशा बुराई करते रहते हैं, समाज में बुराई करते हैं। तो उनकी क्यों इज़्ज़त करें? बेटा, उनकी भी इज़्ज़त किया करो। देखो, आज से मैं जो बता रहा हूँ, इसको अगर समझ लोगे तो आज से उनकी भी इज़्ज़त करना स्टार्ट कर दोगे। बेटा देखो, जो तुमको हेल्प कर दे 2, 4, 500, 1000 जो भी है या किसी तरह की हेल्प कर दे, वो तो अच्छा है। लेकिन जो तुमको बार-बार ये बोलेगा ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये इसको पढ़ने ही नहीं आता है, इसको कुछ करने ही नहीं आता है, तो वो तुमको अंदर दिल पे चोट लगेगी। और जब दिल पे चोट लगेगी ना, तो तुम्हारी अंतरात्मा से आवाज़ आएगी, हमको तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा इनको। अगर कुछ नहीं किया, तो ये बार-बार ऐसे ही लोग कहते रहेंगे। तो ये जो अंतरात्मा की आवाज़ जो आई, जो तुम्हारे अंदर से आवाज़ आई कि हमको कुछ करना पड़ेगा, ये उन्हीं रिश्तेदारों, उन्हीं सराउंडिंग के लोगों की वजह से आता है, जो तुम्हारी हमेशा आलोचना करते हैं। तो कभी भी अपनी बातों से जवाब मत देना। मजबूत बनना है, अपने आप को मजबूत रखना है, तो आप अपने काम से जवाब दो। ठीक है बेटा? तो बहुत सारी बातें ऐसी होती रहेंगी। अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेकंड लेक्चर। ओके? चलिए। पिछले पहले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में देखा था। बेटा, हम लोग पीरियोडिक टेबल हमेशा अपने साथ रखेंगे। केमिस्ट्री हो, पीरियोडिक टेबल ना हो, तो बात बेमानी हो जाएगी। ओके बेटा? पीरियोडिक टेबल में हमेशा हमको कुछ ना कुछ सीखते रहना है। अभी आप 12th 10th में हो, तो आपको कुछ ना कुछ इससे सीखते रहना है। मेरे पास रेगुलर ये रहेगा, हर लेक्चर में लगभग मैं इसको रखूंगा ही और कुछ ना कुछ आपको इससे रिलेट करके बताता रहूंगा। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा ब्लरनेस आ गई थी। इसका जो है ब्राइटनेस ज़्यादा था लाइटिंग का। हो सकता हो आपको एलिमेंट थोड़ा साफ ना दिखा हो, इसलिए एक बार 2 मिनट मैं चाहता हूँ कि इसको फिर से जो चीज़ें बताई थी उसको रिवाइज करा दें। बेटा देखो, 4 ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 118 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट क्या है? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, ये सब क्या है बेटा? ये सब एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स हैं ऐसे, है ना? स्टार्टिंग में कुछ कम एलिमेंट्स थे, तो उसका पीरियोडिक टेबल अलग था। धीरे-धीरे डेवलप होते 118 एलिमेंट जब हो गए, तो इस तरह का आपका पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है एग्जिस्टेंस में आया। अब इसके बारे में हम लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो बहुत डीप पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हिस्ट्री पे नहीं जाना बेटा, बस हम लोग को सिंपल क्या देखना है कि 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है बेटा? एस ब्लॉक में 2 ग्रुप, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप और एफ ब्लॉक इसके नीचे होता है। एफ ब्लॉक इसके पीछे होता है, 3D में ये होता है। हम ये सारी चीजें पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मेटल होता है हाइड्रोजन को छोड़ करके एस ब्लॉक में सभी। डी ब्लॉक पूरा मेटल, एफ ब्लॉक पूरा मेटल और पी ब्लॉक में जो आपके मेटलॉइड्स हैं, बोरॉन, सिलिका, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड एस्टाटीन, इसके ऊपर सारे नॉन मेटल्स होते हैं और इसके नीचे सब क्या होते हैं बेटा? मेटल्स होते हैं। यानी मेटल्स नंबर में बहुत ज्यादा है। 118 एलिमेंट में अगर मेटल्स देखोगे तो नंबर वाइज बहुत ज्यादा मिलेंगे, नॉन मेटल बहुत थोड़े होते हैं।
और ये भी हमने बताया कि नॉन मेटल्स अगर कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी डेली लाइफ में इसका यूज कम है। हमारी डेली लाइफ में हर जगह आपको मिलेंगे। ये हम लोग का जो बॉडी बना है ये पूरा जो है नॉन मेटल से ही बना हुआ है बेटा, ठीक है। मेटल्स भी हैं लेकिन नॉन मेटल्स का ज्यादा पोर्शन है, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिक चीज होता है उसमें क्या होता है, नॉन मेटल का होता है, उसी का बना होता है, ठीक है बेटा। हमने मेन बात ये की थी कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन क्यों कहलाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का उस रिएक्शन में ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यों होता है, क्योंकि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। और सर ये क्यों देना और लेना चाहते हैं, बेटा मेटल इलेक्ट्रॉन दे करके अपना आउटर मोस्ट सेल या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले करके अपना आउटर मोस्ट सेल या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ऑक्टेट के अलावा भी कुछ रूल होते हैं बेटा, वो सब अलग की बात है, हम आएंगे उस पर। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है बेटा। कैसे करता है सर, एक बार जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख करके बताइए। बार बार आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम लिया है, एक बार आप हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताइए। तो बेटा जैसे सोडियम एटम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11। 11 एटॉमिक नंबर होने का क्या मतलब है, इसके पास 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा। चलिए, इसके पास अगर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है तो वो कहाँ रहते हैं। नाइन्थ में आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसके बारे में आइडिया होगा। एक न्यूक्लियस होता है बेटा, सारे के सारे प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का कहाँ होता है बेटा, उसी की अरेंजमेंट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ सेल होगा, कुछ ऑर्बिट होगा, उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे सेल में और भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2n का स्क्वायर। n की वैल्यू 1 है, मतलब सेल 1 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में आ सकते हैं। दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए आ सकते हैं कि n की वैल्यू 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 2 8 हो जाता है। तीसरे सेल में n की वैल्यू 3 रखने पे आपका कितना आएगा बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें फिल ज्यादा हो सकते हैं। सेल के बाद एक कॉन्सेप्ट होता है सब सेल का। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, सेल के अंदर सब सेल में रहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो कितने सब सेल होते हैं सर, 4 तरह के सब सेल होते हैं बेटा। 4 तरह के सब सेल कौन कौन से होते हैं, एस पी डी एफ। एस सब सेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, और एफ सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। पहले में सिर्फ एक सब सेल होगा एस, दूसरे में 2 सब सेल होंगे एसपी, तीसरे में 3 सब सेल होंगे एसपीडी, और चौथे में 4 सब सेल होंगे एसपीडीएफ। अब मैं पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी नहीं बता रहा हूँ बेटा, थोड़ा थोड़ा सा मैं बस समझा दे रहा हूँ, ओके। आऊंगा मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा अलग से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, उसमें आपको मिल जाएगा। कहना क्या चाहते हैं सर, देखो बेटा, पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, अभी हमने बताया सोडियम का 11 अगर एटॉमिक नंबर है तो 11 उसके पास प्रोटॉन होते हैं और 11 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इसमें खर्च हो गया, 8 इसमें खर्च हो गया, तो एक जो बचता है बेटा वो यहां जाता है। इसका मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो कुछ इस तरीके का लिखते हो, 2 8 एंड 1। ये हो गया तुमको 9 10th में पढ़ाया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन एक्चुअल में जब सबसेल हम इंट्रोड्यूस करा देंगे आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अलग होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, इस तरीके का उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अभी आप ये समझो कि सोडियम जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा, 2 एंड 8। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये स्टेबल हो गया। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बेटा, Na+ बन जाता है, क्योंकि 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन का चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज बराबर होते हैं, तो 11 प्रोटॉन ने 11 इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, बैलेंस किया था। लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से, ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में, अपनी एनर्जी को स्टेबल मतलब कम करने के चक्कर में, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब देने के वजह से इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि प्रोटॉन तो 11 ही है, प्रोटॉन निकला नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है 10 बचा। अब ये पॉजिटिव चार्ज पाने के बाद थोड़ा सा परेशान होने लगा, तो इसकी परेशानी कौन दूर करेगा, कोई भी ऐसा आइटम जो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, क्या करे, इलेक्ट्रॉन इसका लेना चाहे। जो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, अगर ये ले लेता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा
और स्टेबल हो जाएंगे सब, ठीक है, मोस्ट स्टेबल हो जाएंगे। चलिए, क्लोरीन क्यों एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसके पास 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर ये 17 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर कैसी होगी? देखो बेटा, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, 17 इलेक्ट्रॉन है ना, दूसरे में 8, तीसरे में कितना आएगा बेटा? बचा कितना? 8 2 10, 7 बचा। तो थर्ड सेल में आ तो सकता है 18 है, लेकिन इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 7 आपने लिख दिया। अब इसको सर ऑक्टेट कंप्लीट करना है ताकि स्टेबल हो जाए, है ना। एवरी एलिमेंट वांट्स टू रिड्यूस इट्स एनर्जी टू गेन स्टेबिलिटी। सबको स्टेबिलिटी चाहिए, तो क्या करना पड़ता है बेटा? मतलब अपनी एनर्जी को कम करना है, तो आपको ऑक्टेट कंप्लीट कराना पड़ेगा। ऐसा अभी रूल समझो, ऑक्टेट कंप्लीट कराने का रूल मतलब अभी 10 तक में काम चल जाएगा, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन अगर इसका पूरा हो जाए तो स्टेबल हो जाए। तो जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, Na+ बना, वही एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या बना लेगा बेटा? 2 8 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। अब एक खास बात बताने जा रहा हूं बेटा, देखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिटिव आया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया, नेगेटिव आया, यानी कि Cl- हो जाएगा। अब Na+ और Na+ और Cl- मिल करके क्या बना लेंगे बेटा? NaCl बना लेंगे। इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जो काम की बात बता रहा है वो सुनो बेटा, जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस नोबल गैस की तरह हो गई? देखो, नोबल गैस कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये आपके 18th ग्रुप के एलिमेंट है, राइट वर्ड एकदम राइट मोस्ट रखे रहते हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें आपको एक ट्रिक है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, 8 जोड़िए तो इसका 10 हो जाएगा, 8 जोड़िए इसका 18 हो जाएगा, 18 जोड़िए 32 हो जाएगा, 18 जोड़िए 54 हो जाएगा, और 18 जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा। इस तरीके का ट्रिक भी मैं बताऊंगा एटॉमिक नंबर याद करने का। ग्रुप वाइज एलिमेंट को याद करते जाइए, एटॉमिक नंबर मैं याद करा दूंगा। बताओ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा? 11 थे, 10 बचे। 10 बताओ किसका एटॉमिक नंबर है? नियॉन का। अगर 10 इसका एटॉमिक नंबर है नियॉन का, तो इसके पास 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 10 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम ने पा ली, और इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ठीक है बेटा। 11 था, एक देगा तो वो नियॉन की तरह, नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी अटेन कर लेगा। नोबल गैसेस स्टेबल होते हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं बेटा। उसी तरीके से क्लोरीन की जब बात की जाए, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 17। एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18। 18 इलेक्ट्रॉन किस नोबल गैस के पास होता है? आर्गन के पास। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, और इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं। यानी कि नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए ही कोई मेटल एटम इलेक्ट्रॉन देता है, कोई नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो होप आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी बेटा। ओके, चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं आज अपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के आज सेकंड लेक्चर में। अब हम लोग को क्या बात करनी है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग को बेसिकली 5 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। पहला, हम केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे? बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई रिएक्शन होगी, अगर गैस निकल रहा है तो हमको पता चल जाएगा ये क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन है। ओके, दूसरा, बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसे रिएक्शन कराया और नीचे 2 लिक्विड को मिलाया और रिएक्ट करके कुछ नीचे प्रेसिपिटेट बन गया, इसका मतलब वो क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन है। थर्ड, चेंज इन कलर। ऐसा देखेंगे कि किसी का कलर पर्पल था, उसको कोई लिक्विड मिला रहे हैं, और किस में चेंज हो जा रहा है? ग्रीन में चेंज हो जा रहा है, या येलो में चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब वो चेंज इन कलर किसकी वजह से होगा? केमिकल रिएक्शन की वजह से होगा। तीसरा हो गया चेंज इन टेम्परेचर। अब बेटा टेम्परेचर का भी चेंज आता है ना। इस पे तो एक रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे भी ये चीज आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि जिंक रॉड को एक साइंटिस्ट ने किस में डाला? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला। वहां पे दोनों तरह की फिनोमिनन मिली। एक तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलरेशन जो है डिसअपियर हो गया, दूसरा टेम्परेचर उसका राइज हो गया। तो अगर टेम्परेचर राइज होता है बेटा, तो उसमें भी क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। चेंज इन स्टेट, बेटा चेंज इन स्टेट तो सर आपने बताया था कि फिजिकल चेंज होता है, दोनों हो सकता है बेटा। चेंज इन स्टेट भी हो जाता है, केमिकल चेंज में चेंज इन स्टेट भी आता है, ठीक है ना। अभी समझोगे धीरे धीरे। चलो नेक्स्ट आ जाओ। सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है बेटा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे बेटा? केमिकल रिएक्शन है।
रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर कोई भी गैस निकल रही है, ऐसा नहीं है सिर्फ हाइड्रोजन, कोई भी गैस निकल रही है बेटा, इसका मतलब क्या है, वो केमिकल चेंज है। ओके, देखो जिंक क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो रहा है, निकल रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे बेटा कि ये सर केमिकल रिएक्शन है। ओके, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको हम HCl बोल रहे हैं, अगर देखो HCl एसिड कब बनता है बेटा, जब वो पानी में पड़ता है। अगर वो गैस है तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, अगर इसको हमने पानी दे दिया, पानी में डाल दिया, तो ये क्या बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। तो जब सोडियम कार्बोनेट को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हमको NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ओके, अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। ये बेस है, ये एसिड है। सर ये बेस क्यों है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया बेटा, मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट ऑल आर बेसिस। तो ये देखो बेटा, मेटल का कार्बोनेट दिख रहा है, ये बेस है, ये एसिड है तो ये बेस है। एसिड और बेस सॉल्ट और वाटर देते हैं, सॉल्ट और वाटर देते हैं। सर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों मिला, एक ट्रिक अभी सीख लो बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए मिला क्योंकि यहाँ कार्बोनेट था, अगर कार्बोनेट के अलावा कोई बेस होता ना तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता। कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, तो तुरंत आप एक एक्स्ट्रा कौन सी गैस निकाल दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड। हमेशा एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा कब मिलेगा, जब कार्बोनेट वाला आपके पास बेस हो। ओके बेटा, चलिए ये हमारी पहली रिएक्शन जो है, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। अभी इसी को आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखेंगे फिर से। जिंक ने हाइड्रोजन सल्फेट में से यानी सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। जिंक मोर रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, जो ऊपर होता है हाइड्रोजन से वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो नीचे होता है हाइड्रोजन के वो कम रिएक्टिव होता है। वैसे तो ये रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा रहता है, जब आप लोग इलेक्ट्रो 12th में जाओगे तब ये सब बात की जाएगी। ठीक है, चलो जिंक जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए जिंक ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। कैसे होती है रिएक्शन, एक कंटेनर ले लेना या कुछ भी ले लेना लैब में जाकर के, यहाँ पे जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डाल देना, पाउडर दाने कुछ भी डाल देना यहाँ पे। ठीक है बेटा, पानी में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, या पानी नहीं भी हो डायरेक्ट आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो इसमें। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पानी ज्यादा है। ठीक है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप डालोगे तो ये जो जिंक के दाने हैं उस पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पड़ने के बाद कुछ गैस इवॉल्व करेगी। वो गैस जो इवॉल्व करेगी, देखो यहाँ से गैस निकल रही है, वो गैस कौन सी गैस होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस होगी। इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, इसको आप बर्निंग कैंडल आप लेकर के यहाँ पे आएंगे, इसके माउथ पे लगाएंगे जहां से गैस निकल रही, तो पॉप साउंड के तरह ये क्या होगा, चलेगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये पहला हो गया हम लोग का इवोल्यूशन ऑफ गैस। कहीं से भी गैस निकल रही हो किसी रिएक्शन में तो तुरंत समझ जाना ये क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे गैस उड़ जाता है और प्रेसिपिटेट क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। बेटा देखो गैस उड़ने का मतलब कभी भी साइन ऐसा लगा दोगे इसका मतलब गैस है, ठीक है ना। कहीं भी साइन ऐसा दिख रहा है इसका मतलब गैस है, वो उड़ गया। अगर कंटेनर बंद है तो रह जाएगा, नहीं तो निकल जाएगा बाहर, स्केप कर जाएगा। इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट, मतलब बैठ गया। जैसे तुम दो चीजें देखते होगे, शुगर को पानी में घोलो और छोड़ दो काफी लंबे समय के लिए, वो बैठेगा नहीं। लेकिन सैंड लाओ, सैंड को पानी में आप घोलो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो नीचे बैठ गया। तो जो नीचे चीज बैठ जाती है सोल्यूशन में उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं बेटा। ठीक है, चलो अब देखो, reaction between potassium iodide and lead nitrate is characterized by the formation of yellow precipitate of lead iodide। क्या कहना चाह रहा सर, देखो बेटा पोटेशियम आयोडाइड जो है वो लेड नाइट्रेट सर क्यों क्यों ऐसा बना, PbNO3 का होल ट्वाइस ऐसा क्यों बना। तो समझो बेटा, जो लेड होता है वो +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, और नाइट्रेट आयन जो होता है वो -1 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है। नाइट्रेट आयन -1 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है। ठीक है बेटा, जब इसको आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे, तो ये इधर और ये इधर क्रिस क्रॉस मेथड से आप क्या देखोगे बेटा, लेड नाइट्रेट, एक लेड के लिए 2 नाइट्रेट की आवश्यकता है। ओके, इसलिए ये PbNO3 बनाता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर का भी खेल समझाएंगे बेटा। ठीक है ना, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा फेमिलियर होगे, ऑक्सीडेशन नंबर से भी आपको फेमिलियर करते चलेंगे। ठीक है, ओके चलिए, यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट है पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करके
पोटेशियम नाइट्रेट देगा और लेड आयोडाइड देगा। आप एक कॉनिकल फ्लास्क लीजिए लैब में जा करके, वहां पे एक पोटेशियम आयोडाइड का कुछ होगा सोल्यूशन, और आपके पास क्या होगा, लेड नाइट्रेट का एक अलग से केमिकल रखा होगा। दोनों को आप एक कॉनिकल फ्लास्क में मिला दीजिए। कॉनिकल फ्लास्क में मिलाएंगे, कॉनिकल फ्लास्क कुछ इस तरीके का दिखता है बेटा, होप इट इज विजिबल टू यू। देखो कुछ इस तरीके का दिखता है कॉनिकल फ्लास्क, लैब में इस तरीके का आपको मिलेगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। इसमें जब आप क्या डालोगे, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, तो क्या होगा बेटा, आपको दिखेगा कि येलो कलर का कुछ ऐसा पीपीटी जो है नीचे बैठता हुआ दिखेगा। ठीक है बेटा, तो अगर कहीं पे किसी रिएक्शन में पीपीटी की फॉर्मेशन हो रही है तो इसका मतलब वो क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। दूसरा एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड एक व्हाइट कलर का पाउडर आपके लैब में मिलेगा, उसमें आप एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ले लीजिए, उसके बाद आप ड्रॉपर लेकर के थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप आपने किसका गिरा दिया उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड का। बेरियम क्लोराइड के पाउडर में आपने किसको गिरा दिया, 2-4 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड को। ओके बेटा, तो आप देखेंगे बेरियम सल्फेट बन जाता है और क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। ठीक है बेटा, ये क्या होता है, व्हाइट इन कलर होता है। ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेट नीचे बैठ गया, बैठ जाने का मतलब ही क्या है, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट तीसरा क्या है, केमिकल चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शन जो है तीसरा किस बेसिस पे हम बोल सकते हैं, चेंज इन कलर। रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस होती है, ठीक है, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। कहना क्या चाह रहा है बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। कैसा होता है बेटा, ऑरेंज कलर होता है जब ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए, 3 मीडियम में रिएक्शन हो सकता है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। या तो एसिडिक मीडियम हो, या तो बेसिक हो, या तो न्यूट्रल हो। एसिडिक कब होता है, जब H प्लस की कंसंट्रेशन OH से ज्यादा हो जाती है OH माइनस से। बेसिक कब होता है, जब OH माइनस की कंसंट्रेशन H प्लस से ज्यादा हो जाती है। और न्यूट्रल कब होता है बेटा, जब H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन जो होती है बराबर होती है किसी सोल्यूशन में, तो वो न्यूट्रल मीडियम होता है। ओके बेटा, तो एसिडिक सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, H प्लस की कंसंट्रेशन वहां ज्यादा है। तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में, तो ये अपने कलर को चेंज कर लेता है और एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमियम सल्फेट। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट ने क्रोमियम सल्फेट बनाया और साथ में क्या बनाया बेटा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और वाटर निकल गया। हमको ये सब बातें रिएक्शन नहीं याद करानी बेटा, अभी आप रिएक्शन याद करने पे फोकस मत करो, अभी आप समझो। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा था, ऑरेंज। किसमें चेंज हो गया बेटा, ग्रीन में। यानी कलर का चेंज हो रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, केमिकल रिएक्शन। ओके, यानी कि ये केमिकल चेंज है, इट इज नॉट अ फिजिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। अभी हमने बताया कि कुछ रिएक्शंस टेम्परेचर के चेंज होने के बेसिस पे भी आप बता सकते हैं कि ये क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन है। एक हम आपको जो अभी स्टार्टिंग बताए हैं, जिंक को आपने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला, उसको समझाते हैं जरा। ठीक है, क्या हुआ था एक्चुअल में। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर लिया, उसमें एक सोल्यूशन बनाया कॉपर सल्फेट का। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाया। ओके, कॉपर सल्फेट का सर कलर कैसा होता है, ये ब्लू कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर का ये सोल्यूशन बनाता है। ओके, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन था। एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने जिंक की रॉड ली, जिंक की रॉड कहीं पड़ी होगी उनके पास, आया और उसमें ये शायद कॉपर सल्फेट को इस पानी में डाल करके, ये पाउडर क्रिस्टल के फॉर्म में होता है कॉपर सल्फेट, आप लैब में जाएंगे ब्लू कलर का मिलेगा, उसको पानी में डाल करके वो क्या कर रहे थे, स्टीर कर रहे थे। तो शायद उनके पास रॉड जिंक का रहा होगा, तो जिंक रॉड से स्टीर करते हुए वो लैब में उनके पास कुछ काम आया और वो थोड़ी देर के लिए चले गए कहीं। जिंक रॉड से वो स्टीर करते हुए उनके पास कुछ काम आया, वो चले गए। आधे घंटे बाद आए तो क्या देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था उसमें कुछ चेंज आ गया। कैसा चेंज आ गया, इधर बता देता है। ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था वो कलरलेस बन गया बेटा। कैसा बन गया, कलरलेस बन गया। ओके, ब्लू कलर से कलरलेस बन गया आधे घंटे में ही।
और क्या हुआ, और उन्होंने देखा कि ये जो रॉड थी वो पतली हो गई, ऐसा कुछ पतला हो गया है ना, साइड साइड से पतला हो गया। ओके, यहाँ से कुछ पतला हो गया। और क्या देखा उन्होंने, और देखा कुछ इस पे जो है डिपॉजिट हो गया है। और क्या देखा उन्होंने, और एक चीज देखा कि इस जो कंटेनर है उसका टेम्परेचर क्या है, कुछ बढ़ गया है ना। यही मेन चीज था, टेम्परेचर बढ़ गया। तो टेम्परेचर जो बढ़ गया बेटा, ये क्या बताता है कि जो जिंक का रॉड था, यानी जो जिंक था, उसने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना लिया, ZnSO4 प्लस कॉपर जो है इस पे डिपॉजिट हो गया था। बेसिकली ये आपको पढ़ाया जाएगा जब आप 11th में रहोगे, रेडॉक्स रिएक्शन यहीं से स्टार्ट होगी। अभी फिलहाल जान लो आप बेटा, जिंक का रॉड जो था उसमें से एटम निकल निकल के इस सोल्यूशन में जाने लगे और कॉपर को डिस्प्लेस किए, कॉपर यहां आकर के जमा होने लगा। ठीक है बेटा, चलो दूसरी बात क्या थी कि जिंक ने जब ZnSO4 बनाया तो ZnSO4 का कलर कैसा था, ट्रांसपेरेंट था, कलरलेस था, यानी सोल्यूशन आपका कलरलेस हो गया। तीसरी बात क्या थी, टेम्परेचर राइज हो गया, यानी किसी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है तो वो क्या होगा बेटा, केमिकल चेंज होगा। होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। जो हमारा क्विक लाइम होता है CaO, व्हाइट कलर का पाउडर ये मिलेगा आपको, ठीक है, लैब में व्हाइट कलर का पाउडर ये मिलेगा आपको। ओके, तो CaO जो है आपका क्या है, क्विक लाइम, ये जब वाटर से रिएक्ट करता है बेटा तो आपका क्या बनाता है, स्लेक्ड लाइम बनाता है। क्विक लाइम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, स्लेक्ड लाइम बनाता है। CaO व्हेन रिएक्ट विद H2O इट फॉर्म CaOH का होल ट्वाइस। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा, इसको जब आप पानी में डालोगे, क्लियर सोल्यूशन बनाओगे, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो, उसका पाउडर पानी में डालो, मिक्स करो, और बहुत ज्यादा तो सॉल्युबल नहीं होता लेकिन ठीक ठाक सॉल्युबल हो। अब उसको क्या करो, फिल्टर पेपर से पास कर लो। फिल्टर पेपर से जब पास करोगे तो इनसॉल्युबल चीज फिल्टर पेपर में रह जाएगी और नीचे आपको क्लियर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जो ट्रांसपेरेंट क्लियर सोल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिलेगा वो लाइम वाटर कहलाएगा। ओके बेटा, वीक लाइम से आपने क्या बनाया, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम को आपने पानी में डाल करके क्या बना लिया, लाइम वाटर बना लिया। ठीक है बेटा, तो इस दौरान होता क्या है, जब आप क्विक लाइम लेते हो बेटा, पानी में डालते हो तो आपका क्या बनता है, स्लेक्ड लाइम बनता है। बस यहीं तक की बात करनी है। ये रिएक्शन क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे ही आपने क्विक लाइम को पानी में डाला, घोला, आप देखेंगे पहले थर्मामीटर लैब में डाल करके देख लो टेम्परेचर कितना बता रहा है, ठीक है, टेम्परेचर कितना बता रहा है पानी का। उसके बाद जैसे ही CaO डालोगे, थोड़ी देर बाद आप देखोगे टेम्परेचर वो थर्मामीटर डाल करके तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। यानी कि ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन क्या होती है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि हर रिएक्शन जो हीट प्रोड्यूस करती हो, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हीट मिलती है, ठीक है ना। कहीं पे ऐसा होगा कि हमको रिएक्शन कराने के लिए हीट देना पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब आप अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दोगे तो बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर मिलेगा। इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। जिसमें हीट निकले, जिस रिएक्शन के होने में ऑटोमेटिक हीट जो है प्रोड्यूस हो, उसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हो। और जिस रिएक्शन को होने के लिए हमको हीट देनी पड़ रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो होप बेटा आपने ये भी समझ लिया होगा चेंज इन टेम्परेचर की बेसिस पे हम कैसे बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। ओके बेटा, चलो, अगर टेम्परेचर का चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली इट इज केमिकल रिएक्शन। चेंज इन स्टेट, अब स्टेट चेंज के भी बारे में बात कर लिया जाए। कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। ओके, जब वैक्स को आप जलाते हो तो उसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन आप जो है बर्न करोगे बेटा, H2O एंड CO2 निकलेगा। हाइड्रोकार्बन क्या होता है सर, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, उसमें हाइड्रोजन भी होगा। चलो आगे ये सब आएंगे। नोट, सम केमिकल रिएक्शंस कैन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं जो एक से ज्यादा भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकती हैं। जैसा हमने अभी बताया था कि जिंक जब हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, दो ऑब्जर्वेशन हो रही है। एक तो कलर भी चेंज हो रहा है, वो ब्लू कलर से कलरलेस हो जा रहा है। दूसरा क्या चेंज हो रहा है सर, दूसरा चेंज ये आ रहा था कि उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा था। तो किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है
और हम लोग उस बेसिस पे बता सकते हैं बेटा कि ये केमिकल चेंज है कि नहीं है। ओके, डेफिनेटली इफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग इट मींस दैट इट इज अ केमिकल चेंज। ओके, यही ये कहना चाह रहा है बेटा, ठीक है। होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें, वैसे आप करेंगे मुझे मालूम है। ऑल द वेरी बेस्ट।